हेलो दोस्तों, लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गुल्ली डंडा, मेरे यानी धीरज पांडे की आवाज़ें। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा गुल्ली डंडा सब खेलों करा जाए। अब भी कभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लान की ज़रूरत, न कोट की, न नेट की, न थापे की। मज़े से किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं आती। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रे फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूल में हर एक लड़कों से 3-4 रुपए सालाना केवल खेल की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर यहाँ क्यों बेसन मरते हैं? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का नहीं, तिल फूट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीर चोचलों का कोई प्रदर्शन ही न था, अभिमान की कोई गुंजाइश ही न थी। यह उस वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से अपनी रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदने पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुध है, न खाने की सुध। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़की का नाम गया था। मुझसे 2-3 साल का बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारी गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वहाँ आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम जब तक उसे दूर से आते देखते उसका दौड़ कर स्वागत करते और उसे अपना गुइया बना लेते। एक दिन हम और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालों की चाल चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर क्षम्य, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का उस पर कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ, पदाए तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बैर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पाता रहूं? हाँ, तुम्हें पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं? हाँ, मेरा दाव बिना दिए कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम ना हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या करते हो। घर जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वहाँ लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो लोग स्वार्थ से ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर से मुझे दाव लेने का क्या दिखा? रिश्वत देखकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यहाँ मेरा अमरूद यही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी ना नसीब हो। यहाँ सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह न्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, वो मुझे जाने न देता। मैंने गाली दी, उसने मुझसे भी कड़ी गाली दी और गाली ने 2-4 चाटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया।
उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। भागा। मैं तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था, एक नीच जात के लौंडे के हाथे पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि हम जोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यहाँ बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्लों की स्त्रियों से घिराव सा हो गया था। लेकिन मैं हमारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीत उछल रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीट दे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्र की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या और सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना देते हैं, क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी कि मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हम तो इस उजाड़ ग्राम में ही जीना है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहर गया। उस स्थान को देखते ही मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं पहचान भी न सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई हो, मैं तो अब भी तुम्हारी वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में हूँ, रोब और अधिकार के आवरण में हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटा, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया, चमार? मैंने यही कहा, हाँ, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही होगा। हाँ है तो जरा उसे बुला ला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में 5 हाथ के काले देव के साथ लिए आता दिखा दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहा था कि उसने गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहें? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा, यह सब कहाँ, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थी। कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरे प्रश्न को आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वहाँ 18 टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वहाँ आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलें और बचपन की उस मिठाइयों का खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें हमारी कभी याद आती थी गया, सच कहना? गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किसी लायक हूँ? भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो तुम बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वहाँ डंडा जो तुमने तान कर जमा था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, हाँ
वहाँ लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिला। वाह वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसकी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीम ताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ा। गुल्ली उसके पीछे जा गिरी। यह वही गया जिसके हाथ में गुल्ली जैसे अपने आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वसीकरण डाल देता। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। तो फिर मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। पहुंच जाने पर भी डंडा खेले जाता। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी छोट पड़ती, वह जरा दूर गिर पड़ती। मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा ताड़ लगाता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ न बोलता, जैसे उसे यह सब कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे में टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं जाती, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का संतोष न प्रकट किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जी बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक से छोटी हो। इस प्रमाण के सामने किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बतलाने की चेष्टा करूं। मेरा गरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा। फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई। टन्न से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुम लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन्न से बोली, सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हूँ। मेरे मुख से यहाँ कुछ से मैं कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैं बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल रखो। मैंने सोचा कल बहुत समय होगा, न जाने कितनी देर पदावे, इसलिए इस वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब जैसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार ताड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिए। एक दाव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हो चुके। नहीं भैया, अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी नहीं खेलते? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे। चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने लगा। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे बचपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सकता था। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया।
ताल लगती तो गुल्ली आसमान से बातें करती थी। कल किसी वहाँ झिझक, वहाँ हिचकिचाहट, वहाँ बेदिली आज न थी। बचपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके इस डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लेती थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों की में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही बचपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। मेरा मन रखा था। वह मुझे पदा कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यहाँ अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। बचपन था तब मैं उसके समकक्ष था। हम में उस कोई भेद न था। यहाँ पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया की योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं सकता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया।